अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान डिफेंस एनालिसिस में खुश आमदीद। फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी जो है अगले 9 दिन के लिए 4 मुख्तलिफ ममालिक की विजिट के लिए रवाना हो गए हैं। इनमें सबसे पहले जो है 17 अप्रैल को यूएई के दौरे पे वो मौजूद होंगे, जिसके लिए वो यूएई पहुंच चुके हैं। फिर 20 अप्रैल को उन्होंने ईरान का दौरा करना है। 22 अप्रैल को कतर में उनकी लैंडिंग होगी और 23 अप्रैल को टर्की के अंदर वो मौजूद होंगे। पाकिस्तान टर्की के ताल्लुकात की बात कर रहे हैं तो रिसेंटली टर्किश प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की है और उसके अंदर दोनों ने बाहमी ताल्लुकात के साथ साथ अफगानिस्तान पीस प्रोसेस पे भी बात की है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट और जॉइंट पार्टनरशिप पे भी बात की है। पाकिस्तान के रोल को उन्होंने अफगानिस्तान पीस प्रोसेस पे अप्रिशिएट भी किया है और इंटर अफगान नेगोशिएशंस को इनिशिएट करने के हवाले से उन्होंने बात भी की है। और ये फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी के इन 4 ममालिक में दौरे का मकसद भी कमोबेश इन्हीं लाइन्स को फॉलो करता है। अफगान पीस प्रोसेस जो है बहुत अहम सब्जेक्ट और डिस्कशन होगा। 9 दिन पे मुश्तमिल इन 4 ममालिक का विजिट शाह महमूद कुरैशी की जानिब से किया जाना है। कुछ अहम मामला अफगानिस्तान पीस प्रोसेस के अलावा भी डिस्कस किए जाएंगे। 15 अप्रैल को जो है जनरल बिपिन रावत जो कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, उन्होंने कुछ नाराजगियां अफगानिस्तान पीस प्रोसेस के मतलब जाहिर की हैं, जो कि मोर रियलिस्टिकली उनकी फ्रस्ट्रेशन से शो कर रही हैं। और इसकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी ऐसी है जिस पर मैं बात करना चाहूँगा, क्योंकि ये इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की जानिब से ये स्टेटमेंट रिलीज नहीं की गई है, ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की जानिब से आई है, यानी कि उनकी फ्रस्ट्रेशन जाहिर हुई हैं। यानी आप इसे एक आर्मी का पर्सपेक्टिव कह सकते हैं या आर्म फोर्सेस का पर्सपेक्टिव कह सकते हैं। और बेसिकली जब आर्म फोर्सेस का पर्सपेक्टिव सामने आता है तो बेसिकली उसमें सिक्योरिटी का एलिमेंट ज़्यादा तौर पे वाज़ेह निकल के सामने आता है। अफगानिस्तान पीस प्रोसेस के अंदर किसी हद तक या किसी कैपेसिटी में जो है अब इंडियन गवर्नमेंट का भी रोल है और ऑन एन इमेज लेवल या पोर्ट्रे करने के लिहाज से इंडियन गवर्नमेंट जो है वो अफगानिस्तान पीस प्रोसेस में शामिल होना चाहती है। इसका डायरेक्टली मतलब यही है कि वो किसी कैपेसिटी में तालिबान के साथ निगोशिएट करना चाहते हैं, लेकिन इसके बरक्स जो है उनकी आर्मी या आर्म फोर्सेस जो हैं, गालबन उनका सबसे सीनियर रैंक जो है वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का होता है, वो किसी हद तक इसकी मुखालफत में बयान दे रहे हैं। पर्सपेक्टिव के लिहाज से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडिया इस मामले पे कितनी मुश्किलात में है। वो खुलकर अपनी मुखालफत भी शो नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स उस पर यूएस का और रशिया का बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा और तालिबान के फ्यूचर में स्टेक्स देख के वो अफगानिस्तान पीस प्रोसेस में भी शामिल होना चाहते हैं। बहरहाल बिपिन रावत ने कंसर्न शो किए हैं क्योंकि वो यूएस और नेटो फोर्सेस के जाने के बाद अफगानिस्तान में एक वैक्यूम पैदा होते हुए देख रहे हैं। इसकी वजह से कुछ ममालिक जिनके उन्होंने नाम नहीं लिए हैं वो अफगानिस्तान में केओस पैदा कर सकते हैं। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ या अजीब सी चीज़ उन्होंने कही है कि कश्मीर के हालात पे अफगानिस्तान के हालात का नॉक ऑन इफेक्ट होगा। इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है ये आई डोंट नो, इसको कैसे डिसाइफर किया जा सकता है। शायद एक तरह का मैसेज है कि पाकिस्तान अगर वेस्ट की साइड से अपने चैलेंजेस किसी हद तक सॉल्व कर लेता है तो ईस्ट यानी कश्मीर पे उनका ज़्यादा फोकस हो जाएगा। लेकिन इंडियन आर्म फोर्सेस की जानिब से जो है कश्मीर के अंदर हालात को चेंज करने की वार्निंग एक तरह से दी जा रही है। तो जनरल बिपिन रावत की स्टेटमेंट्स जो है एक दिलचस्प सा ओपिनियन है। लेट मी नो कि इस कंसर्न पे आपका क्या ख्याल है। नाउ इस चीज़ का हम सबको अंदाज़ा हो चुका है कि इसराइल ने जो है वो बेसिकली ईरान की नेटेंस न्यूक्लियर फैसिलिटी पे हमला किया था और ईरान ने जो इसका बदला लेने का इरादा कर लिया है। और इसी कड़ी की सबसे अहम डेवलपमेंट यही है कि नेटेंस न्यूक्लियर फैसिलिटी में उन्होंने 60% प्योरिटी तक यूरेनियम तैयार करना शुरू कर दिया है। यानी सिर्फ स्केलिंग के लिए रेफ एस्टिमेशंस के मुताबिक 20% यूरेनियम प्योरिटी जो है एक सेफ लेवल शुमार किया जाता है, जबकि 90% प्योरिटी पे जो है एक एटॉमिक बॉम्ब की हकीकत सामने आ जाती है। ये अभी 60% प्योर यूरेनियम की तैयारी या इन्रिचमेंट जो है उन्होंने करना शुरू कर दी है। इससे हम मिलिट्री ग्रेड के वेपन्स जो है तैयार कर सकते हैं। जबकि वाइल हम इस डिस्कशन पे ही हैं तो मैं इस चीज़ को भी मेंशन करना चाहूँगा कि जो फैसिलिटी इसराइल की जानिब से टारगेट की गई है IR-1, जो कि उनका सबसे पुराना सेंट्रीफ्यूज है, इसराइल की जानिब से जो उनकी तबाह करदा या डैमेज किया गया सेंट्रीफ्यूज है वो इतनी ज़्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी, जबकि जो इनकी IR-4 IR-5 के सेंट्रीफ्यूजेस हैं वो उससे कई गुना बेहतर टेक्नोलॉजी और मशीन्स पे ऑपरेट करती हैं। और उनका IR-9 सेंट्रीफ्यूज जो है वो एस्टिमेटेड IR-1 से 50 गुना ज़्यादा तेज़ी से यूरेनियम को इनरिच कर सकेगा। और IR-6 में गालबन 164 सेंट्रीफ्यूज कैप्सूल्स को आपस में पैरेलल कनेक्ट किया जा रहा है। आइदर प्लान इन प्रोग्रेस है या ईरान ने ये अचीव कर लिया हुआ है। तो हालांकि नुकसान ईरान को ज़रूर पहुंचा है, लेकिन उनकी बेहतरीन फैसिलिटीज़ अभी भी इंटैक्ट है
और 60% तक वो यूरेनियम को इनरिच कर चुके हैं। तो लेट्स सी फर्दर इस पे क्या ईरान जो है वो फैसला करता है। एक और जो न्यूक्लियर डेवलपमेंट जो कि इस वक्त पे रशिया और यूक्रेन के बहुत संगीन हालात की वजह से यूक्रेन की पॉलिसी में फिर से पैदा हो रही है। फिर से पैदा होने की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि सोवियत यूनियन के कोलैप्स होने के बाद उनकी मिलिट्री और डिफेंस कैपिटल में जो डिवाइड हुआ था, जो यूक्रेन ने इनहेरिट किया था, उसमें तकरीबन 1000 न्यूक्लियर बॉम्ब्स भी मौजूद थे। लेकिन फिर एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से इन 1000 बॉम्ब्स को जो है एक्सपायर कर दिया गया था। और चूंकि उनकी इकोनॉमी भी जो है उस वक्त पे बहुत कमज़ोर थी, इस वजह से तमाम की तमाम जो मिलिट्री ग्रेड इंस्ट्रूमेंट्स थे उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो कभी यूज़ ही नहीं कर पाए थे और उनको रिटायर करना पड़ गया था। लेकिन इसके साथ साथ उनका ह्यूमन कैपिटल भी बहुत अहम आस्पेक्ट है। उनका ह्यूमन कैपिटल, उनके साइंटिस्ट, रिसर्चर्स जो हैं, उन्होंने भी दूसरे ममालिक की राह देखनी शुरू कर दी थी, स्पेशली जब उनके न्यूक्लियर बॉम्ब्स को रिटायर कर दिया गया था, क्योंकि उनके पास कोई जॉब फैसिलिटीज उस टाइम पे मौजूद नहीं थी। तो इस वजह से ये सवाल भी ज़रूर उठना शुरू हो गया है कि क्या यूक्रेन में वो कैपेसिटी मौजूद है जिसमें वो दोबारा कम से कम इतने छोटे टाइम स्पैन के अंदर क्या वो अपनी न्यूक्लियर डेटरेंस तैयार कर सकेंगे। इसका जवाब शायद आने वाले चंद हफ्तों में ही हमें देखने को मिल जाए, क्योंकि जितने भी एनालिटिक्स हैं वो यही कह रहे हैं कि रशिया को रोकना बहुत ही मुश्किल होगा कि वो यूक्रेन के खिलाफ अग्रेशन ना दिखाए, क्योंकि एक तरह से उनकी पॉलिसी के अंदर ही क्रीमिया को रशिया में शामिल करने के एम्बिशंस मौजूद हैं। इसके हवाले से सबसे लेटेस्ट डेवलपमेंट है उसमें रशिया ने यूएस के अंदर इसके हवाले से सबसे लेटेस्ट डेवलपमेंट है उसके अंदर रशिया ने जो रशिया में मौजूद यूएस के एम्बेसडर हैं उनको भी निकाल दिया है, चूंकि यूएसए ने इस मामले पे नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है, प्लस नेटो और यूएस जो है इस मामले पे इमरजेंसी मीटिंग्स कर रहे हैं। तो आप इससे सीरियसनेस का अंदाजा लगा सकते हैं। ये एक बहुत ही सीरियस हैपनिंग है और होपफुली टाइम टू टाइम जो है इसकी अपडेट हम आने वाले वक्त में करते रहेंगे। लास्टली बहुत ही एक हिस्टोरिक इवेंट की एक तरह से कड़ी है और 1972 के बाद शायद पहली बार नासा की जानिब से अपना लूनर सरफेस मिशन रिवाइटलाइज किए जाने का प्लान सामने आया है और 1972 के बाद शायद पहली बार चांद पे फिर से एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जाएगा। और इस सिलसिले में नासा की तरफ से स्टारशिप यानी स्पेस एक्स का हैवी रॉकेट बूस्टर जो है उसका इंतखाब कर लिया गया है। इस प्रोग्राम का नाम जो है आर्टेमिस है। $2.89 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इसके लिए टेंडर किया गया था और उसको स्पेसएक्स ने जो है सिक्योर कर लिया है। जस्ट टू क्लैरिफाई, स्टारशिप जो है इस मौके पे स्पेसएक्स का सुपर हैवी रॉकेट बूस्टर है जो कि इन डेवलपमेंट है, जिसका एक वेरिएंट जो है मरीख पे इंसान को पहुंचाने के लिए भी इस्तेमाल में लाया जाएगा। रिपोर्टेडली इसका जो स्टारशिप का वर्जन होगा चांद पे पहुंचाने का, स्टारशिप HLS, उसमें रैप्टर इंजन का ही इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि अभी स्टारशिप की डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े से कंट्रोवर्सी के जुमरे में फंसे हुए हैं, क्योंकि अभी तक लैंडिंग टेस्ट में रैप्टर इंजन की रीइग्निशन में उनको मसाइल फेस करने पड़ रहे हैं। लेकिन ये एक बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज़ है। होपफुली ये अपने रेंडर से जल्द ही फिजिकल फॉर्म में देखने को मिलेगा और होपफुली एक बार फिर से हम चांद पे जो है इंसान की मौजूदगी देख सकेंगे। लाइक वीडियो सब्सक्राइब और अगर आपकी कोई फीडबैक है तो उसे कमेंट बॉक्स में डालिए। तब तक के लिए पीस आउट। पाकिस्तान जिंदाबाद।